हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाओं की बात की थी, काफी चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़ ली थी। और लास्ट सेशन में हमने मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन और स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट हमने एक और टॉपिक इसमें देखा था जो कि आपको होपफुली समझ में आया होगा। आज एक बार क्विक रिवीजन लेंगे इनका और फिर आगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लें। मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। गिवन मास और आप नंबर ऑफ मोल्स यानी जितने पार्टिकल उस चीज को बनाने में लगे हैं उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताते हैं, वो आपका क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना जिसे आप कह रहे थे। और जितना भी आपका वहां पर मास आता है, किसका? 1 मोल का जो मास होगा, एटम के केस में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास और आपका आयनिक कंपाउंड्स के केस में फॉर्मूला मास। उस मोल के मास को, 1 मोल के मास को जब आप ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है? आपका मोलर मास कहा जाता है। इतना आप लोगों ने देख लिया था। साथ ही इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात की थी। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने आपके एलिमेंट्स हैं और उस एलिमेंट के जितने आपके एटम्स जुड़े हुए हैं, जब उनको आप एज इट इज बताते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसे कहा जाता है। और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जब आप सिंप्लीफाई कर देते हैं या उसके सिंपल रेशियो के रूप में निकाल लेते हैं तो उसको आपका इंपीरिकल फॉर्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। ओके, इसमें हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला में रिलेशन भी बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? n इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, जहां पर n क्या होता है? कोई भी होल नंबर हो सकता है। ओके, वही मॉलिक्यूलर मास और इंपीरिकल मास के बीच में भी एक रिलेशन था। वो क्या था? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल मास। यानी अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड का क्या मिला है आपको? इंपीरिकल फॉर्मूला मिला है और मॉलिक्यूलर मास मिला है, तो आप उससे क्या निकाल ले जाएंगे? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। या आपके पास कोई भी एक टर्म दी गई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल मास, इन चारों में से या n की वैल्यू आपको बताई गई है, तो आप क्या निकाल लेंगे? बाकी अदर टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी बैलेंस इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है जिसको संतुलित किया गया है, या अभी आप हायर क्लासेस में हैं तो आपको स्टेटमेंट के रूप में रिएक्शन बताई जाएगी कि इसने इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दिया है, उससे आपको क्या बनानी है? केमिकल रिएक्शन लिखनी है, फिर खुद से ही उसको बैलेंस करना है। ये अलग अलग आपको क्वेश्चन में बताया नहीं जाता है कि आपको क्या करना है, बैलेंस करनी है रिएक्शन या फिर आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है। तो जो स्टेटमेंट है उसको आप क्या करेंगे? इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस करेंगे। देन उस बैलेंस्ड रिएक्शन में आप क्या करते हैं? बैलेंस रिएक्शन दी जाती है आपको और उस बैलेंस रिएक्शन से मास का या फिर वॉल्यूम का जब आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, तो वो क्या हो जाता है? आपका स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हो जाता है। कैसे करेंगे? आपको मास पता होता है क्योंकि आपको वहां पर नंबर ऑफ एटम्स पता है कि कितने किसके एटम जुड़ रहे हैं, तो आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। फिर जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उस बैलेंस्ड इक्वेशन से आप क्या करते हैं? जितने मॉलिक्यूल्स वहां पर जुड़ रहे हैं उनका टोटल मास निकाल लेते हैं। अब बैलेंस्ड इक्वेशन से आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों के मास, रिएक्टेंट का मास है आपके पास तो आप प्रोडक्ट का भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसी को आपकी स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन कहा जाता है। तो इसके लिए मेन क्या है? आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आपके पास होगी और उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपको एक का द्रव्यमान बताया गया है कि इतना आपका, इतने ग्राम आपका अभिकारक यूज हो रहा है, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो उसके आधार पर आप क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, वहीं मोल्स की बात की जाती है।
बैलेंस्ड इक्वेशन में इतने मोल अगर इसके यूज हुए हैं तो इससे इतना मोल आपका प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे आपने इसमें एक एग्जांपल लिया था CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2। यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकल रहा था कि अगर एक मोल मीथेन 2 ऑक्सीजन के मोल से मिलती है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर के बनते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है और इसी से मोल और अणुओं की बात अगर हम करेंगे तो सेम वही हो जाएगा। एक अणु आपका मीथेन किससे मिलेगा? 2 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलेगा और वो एक अणु, एक कहाँ वाला, ये आगे जो नंबरिंग है इसकी बात की जा रही है। एक अणु मीथेन का 2 अणु ऑक्सीजन के साथ, 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 अणु वाटर के बनाता है। ओके, यानी अगर मीथेन एक अणु है तभी 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और तभी 2 वाटर के अणु बनेंगे, मॉलिक्यूल्स हैं। वहीं पर ऑक्सीजन भी आपके क्या होने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, 2 अणु होने चाहिए। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु को बनाने के लिए और वाटर के 2 अणु यानी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ओके, तो इतना हमने यहाँ से समझ लिया था। साथ ही अगर आपके पास मीथेन का आप यहाँ से क्या कर ले जाएंगे, कैलकुलेट कर ले जाएंगे मास, तो आपको पता है कि जितने ग्राम यहाँ पर मीथेन यूज हो रही है उसके ठीक आगे जो प्रोडक्ट बनेगा इसका भी आप मास निकाल लेंगे। तो इतने ग्राम, सपोज ये x है और ये y है, तो आपको पता है जब हम x ग्राम किसका लेंगे, मीथेन का लेंगे, तभी हमारे पास y ग्राम CO2 प्राप्त होगी। यही आपकी क्या थी? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस थी। इसमें आपने एग्जाम्पल भी देखे थे। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपको एक और चीज समझ में आती है जहां पर आप कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के आगे जो GLS लिखे रहते हैं इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सिंपल होता है, अगर किसी कंपाउंड के आगे या जो भी वहां पर आपका यूज हो रहा है एलिमेंट, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किसी भी टाइप का हो सकता है, वो यूज हो रहा है, उसके आगे अगर S लिखा है दैट मीन्स कि वो सॉलिड स्टेट में है, G लिखा है दैट मीन्स वो आपका गैसियस स्टेट में है, वहीं L लिखा है तो उसका मतलब क्या है कि वह लिक्विड स्टेट में वहां पर यूज हो रहा है या बन रहा है। ओके, इस रासायनिक अभिक्रिया में सबके आगे G लिखा है, मतलब जो दोनों अभिकारक हैं वो भी गैसियस स्टेट में है और बनने वाले उत्पाद भी आपके गैसियस स्टेट में ही है। ओके, ये आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन थी। वहीं हमने लिमिटिंग रिएजेंट की बात की थी या सीमांत अभिकर्मक जिनको कहा जाता है। ये सीमांत अभिकर्मक आपके क्या थे कि जब 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही थी। ओके, A और B का एग्जांपल हमने लिया था लास्ट सेशन में। जब 2 चीजें आपकी आपस में रिएक्ट कर रही हैं और वो रिएक्ट करने वालों में, रिएक्ट कौन करते हैं? आपके रिएक्टेंट करते हैं, तो यानी सीमांत अभिकर्मक भी आपका एक क्या होगा? रिएक्टेंट ही होगा, यानी अभिकारक होगा, एक रिएक्टेंट होगा। और वो रिएक्टेंट कौन सा होगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, या जिसका पूरा मास पहले खत्म हो रहा है। ओके, उसको क्या कहा जाता है? सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है। और दूसरा जो होगा उसका मास क्या रह जाएगा? बचा हुआ रह जाएगा। जैसे हमने कहा कि A प्लस B मिलकर के आपका C और D बना रहे थे, और इसमें हम क्या कह रहे थे कि A का आपका M1 मास लिया गया, B का आपका M2 मास लिया गया, जिन्होंने मिल करके C और D बनाया है। इस केस में हमने कहा था कि A का तो आपका पूरा मास यूज हो गया रिएक्शन बनाने में, लेकिन A का जो M1 मास था वो B के सिर्फ आधे मास के, सिर्फ कुछ भाग के साथ अभिक्रिया करके C और D दे देता है रिएक्शन के अनुसार। लेकिन यहाँ पर B की मात्रा क्या है? ज्यादा है, तो B क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा अभिक्रिया होने के बाद भी। अभिक्रिया कैसे संपन्न हो रही है? क्योंकि A का मास खत्म हो गया है। जब A का मास खत्म हो गया है तो B के पास अब कोई रिएक्ट करने के लिए है ही नहीं। सिंपल आप कह रहे हैं कि हम चाय बना रहे हैं, हमारे पास कितनी चीजें हैं? दूध भी है, पानी भी है, चीनी, चाय भी है, चारों चीजें हमारे पास, हमको चाय बनानी है। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? फाइनल जो हमारी पीने योग्य चाय बनेगी वो हमारा प्रोडक्ट है। जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए वो क्या हो गए? आपके रिएक्टेंट्स हो गए, यानी अभिकारक हो गए। अब हम कह रहे हैं कि इसमें 2-3 चीजें तो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, लेकिन एक चीज की मात्रा कम है। ओके, हम कह रहे हैं कि चीनी की मात्रा कम है। तो जब चीनी की मात्रा कम होगी
तो आपका चीनी पहले खत्म हो जाएगी। तो वो चीनी जो पहले खत्म हो रही है वही क्या है, आपकी लिमिटिंग रिएजेंट है या सीमांत अभिकर्मक है। लेकिन जितनी चीनी आपके पास थी उससे भी चाय बनेगी, यानी सी और डी बनेगा। इसको चाय समझ लीजिए, कुछ तो प्रोडक्ट बना है। लेकिन अभी क्योंकि चीनी पहले ही खत्म हो गई तो और चाय आपकी नहीं बन पाएगी, यानी और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो वो चीनी यानी वो अभिकर्मक क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को बनने से रोक रहा है, या उतनी अमाउंट में अब प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। दूसरा, चूंकि आपके पास चाय, पानी और दूध बचा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि उनका अभी भी कुछ मास कैसा रह जाता है, लेफ्ट रह जाता है या बचा हुआ रह जाता है। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या, जो चीनी वाला एग्जांपल लिया हमने, ए और बी के केस में M1 का सारा मास यानी चीनी आपकी सारी खत्म हो गई है, तो वो क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। वो लिमिट्स, वो दायरे बना रहा है, चाय को बनने नहीं दे रहा है आगे। क्यों, क्योंकि वो खुद ही खत्म हो गया है ना, चीनी खत्म हो गई है, बिना चीनी के आप चाय नहीं बना रहे। ओके, वो दूसरा केस होगा कि आपको बिना चीनी की चाय बनानी है, लेकिन हमें तो चीनी वाली बनानी है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि चीनी हमें चाहिए वहां पर। ओके, तो यहाँ पर सी और डी को बनाने के लिए हमें ए चाहिए, लेकिन ए की मात्रा सारी खत्म हो गई है, तो इसीलिए अब सी और डी नहीं बन पाएगा। तो ये ए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। यानी किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक पहले समाप्त हो जाता है या जिसकी मात्रा वहां पर क्या है, कम है, जिसकी वजह से अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है या प्रोडक्ट आगे नहीं बन पा रहा है, वो अभिकारक क्या होता है, आपका सीमांत अभिकर्मक होता है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कह रहे हैं। द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है, विच गेट्स कंज्यूम्ड क्या हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है। और कंज्यूम कब हो रहा है, फर्स्ट, पहले कंज्यूम हो रहा है, जो पहले खत्म हो रहा है। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि चाय को बनने से मैं रोकूंगा क्योंकि मैं खत्म हो गया हूं। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनने से रोक रहा है या लिमिट्स तय कर रहा है उसके लिए, फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। वो लिमिट्स तय कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जा रहा है। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास एक जनरल रिएक्शन है, वाटर बनाते हैं। वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। H2 प्लस O2 आपने किया, क्या बना दिया, H2O बना दिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। कैसे बैलेंस करते हैं, एटम्स में चेंज नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं। हाइड्रोजन के आपके 2 एटम्स हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ आपका ऑक्सीजन का एक ही एटम आ रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। अभी आपके ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हो गए। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन के क्या हो गए, यहाँ 4 हो गए टोटल, यहाँ 2 ही हैं तो 2 और लगा देते हैं। कितने हो गए, 4। ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, या आपकी संतुलित अभिक्रिया समीकरण हो गई है। इसके आधार पर आप क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। ओके, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 इसके एटम हैं और 2 क्या हैं, मॉलिक्यूल हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 4। प्लस ऑक्सीजन का आपका कितना यहाँ पर हो रहा है, 16 इंटू 2 दैट मीन्स 32। यहाँ पर आपका 2H2O है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16। ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी। ओके, 16 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 18, 2 1 जा 2 प्लस 16, 18 हो गया। 18 इंटू 2 कितना हो जाता है टोटल, इनको प्लस करेंगे 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36,
तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की भी पुष्टि हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल आ रहा है, आपके प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ रहा है, तो उसकी भी पुष्टि हो रही है। और इसके आधार पर आपको क्या पता लग रहा है कि एक बैलेंस रिएक्शन के लिए या आपको अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाने हैं उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन होनी चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए। ओके, तभी आपका क्या बनेगा, 36 ग्राम पानी बनेगा। इतनी चीजें समझ गए? ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर मैं आगे बताती हूँ। क्या क्या निकला यहाँ से, 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ेगी, 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगी और क्या बनाएगी, 36 ग्राम, 36 ग्राम आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा। यानी 4 ग्राम चाहिए आइडियली, अगर हमने क्या बनाना है आपका 2 मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म करवाने हैं तो उसके लिए, या 36 ग्राम अगर आपको पानी बनाना है, इतना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन 4 ग्राम है लेकिन ऑक्सीजन आपके पास 16 ही ग्राम है। क्या कहा गया, 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम है। अभी आपको पानी बनाना है तो अभी कितना पानी बनेगा, ओके, तो कितना पानी बनेगा, जो 4 ग्राम थे आइडियली वो तो हमें चाहिए थे किसके लिए, 36 ग्राम को बनाने के लिए। लेकिन 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, उसकी आधी ही है, 16 ही ग्राम है। तो जो 32 ग्राम यहाँ 4 ग्राम से जुड़ रही थी, अभी ये 16 ग्राम किससे जुड़ेगी, ए और बी का एग्जाम्पल याद है, ऑक्सीजन को ए मान लो और आपका हाइड्रोजन को बी मान लो। ठीक है, ये हमने कहा कि ये तो 4 ग्राम है और ये हमारा 16, ये हाइड्रोजन का है जो कि 4 ग्राम है और ये ऑक्सीजन है जो कि क्या है, 16 ग्राम है आपके पास। होनी कितनी चाहिए थी, 32 ग्राम होनी चाहिए थी। अभी क्या होगा, ये 16 ग्राम तो पूरी यूज होगी, लेकिन क्योंकि 32 ग्राम को आपको 4 ग्राम चाहिए तो 16 ग्राम को कितना चाहिए होगा, 2 ग्राम चाहिए होगा। तो यहां से आपका 2 ग्राम इस 16 ग्राम से जो कि कंप्लीटली यूज होगा, 16 ग्राम तो पूरी ही जाएगी ना, चाहिए तो हमें 32 थी पर जितनी है उतनी से तो काम चलाएंगे। तो 16 ग्राम आपकी 2 ग्राम से जुड़ेगी और क्या बना लेगी, आपका प्रोडक्ट बना लेगी। तो अभी आपका जो 36 ग्राम बन रहा था वो नहीं बनेगा, उसका कितना बनेगा, आधा ही बनेगा। तो कितना बना आपका, 18 ग्राम क्या हुआ, पानी बना। यानी अभी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हुए। तो इससे कितनी चीजें समझ में आती हैं आपकी, यहाँ आपका 2 ग्राम क्या हो गया, कंज्यूम हो गई हाइड्रोजन, लेकिन ये बाकी की 2 ग्राम तो क्या हुई, बची रह गई ना। जो हम किसके केस में कह रहे थे, ए और बी के केस में कह रहे थे कि ए आपकी पहले खत्म हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन आपकी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि ये 16 ग्राम पूरी यूज हो गई, ओके। लेकिन वहीं पर जो आपका हाइड्रोजन है यानी बी, जो M2 का केस हम देख रहे थे जहां हमने बोला था कि Mb आपका यूज हो जाएगा लेकिन M2 माइनस Mb बचा रहेगा, तो वो टोटल M2 क्या था, 4 ग्राम था और उसमें से Mb यूज हुआ है, मतलब 2 ग्राम यूज हुआ है और M2 माइनस Mb जिसको हम कह रहे हैं वो ये 2 ग्राम है जो बची हुई है। तो ये 2 ग्राम आपकी बच गई है जिसको हम कह रहे हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ आपका एक्सेस रिएजेंट होगा। अब इसको क्या कहा गया, एक्सेस रिएजेंट कहा गया, जो ज्यादा मात्रा में है वहां पर, तो वो क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपकी एक्सेस रिएजेंट होगा या एक्सेस रिएक्टेंट आप इसे बोल सकते हैं, ओके। तो कितनी चीजें यहां से क्लियर हो जाती हैं कि आपका हमें 4 ग्राम चाहिए था 32 ग्राम के साथ कंबाइन करने के लिए, जबकि हमें 36 ग्राम पानी मिल रहा था इन दोनों को जोड़ने पर या इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर। दूसरा, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन 4 ग्राम थी और ऑक्सीजन 16 ही ग्राम था, तो जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाएगी, चूंकि हमें पता है कि 4 ग्राम 32 के साथ जुड़ेगी, तो इस केस में 16 ग्राम के साथ सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन ही कंबाइन होगी, क्योंकि बाकी कुछ जो 2 ग्राम है उनको 16 ग्राम और चाहिए। तो वो 2 ग्राम यहाँ बची रह जाती है, ये वाला पार्ट, 2 ग्राम हाइड्रोजन बच गई, लेकिन ऑक्सीजन आपका पूरा कंज्यूम हो गया और पहले कंज्यूम हुआ है, फर्स्ट कंज्यूम, ओके, पहले कंज्यूम हुआ है, पहले आपकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तो ये ऑक्सीजन ही यहाँ पर क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है।
ये क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा ऑक्सीजन, ओके, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के लिए आपका लिमिट्स तय करेगा। तो जो 36 ग्राम बनना चाहिए था वो अभी 36 ग्राम नहीं बना, बल्कि कितना बना, सिर्फ 18 ग्राम, 18 ग्राम ही आपका वाटर बना है। तो ये प्रोडक्ट को बनने से रोक रहा है, या आप कहेंगे उसके लिए लिमिट्स तय कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर इस एग्जाम्पल के आधार पर ये ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो होपफुली आपको लिमिटिंग रिएजेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने आपके लिमिट्स बना लिए हैं, वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म होने नहीं दे रहा है उतना जितना कि होना चाहिए था। 36 ग्राम फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कितना हुआ, 18 ग्राम ही हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन कम थी इसलिए। तो जो चीज आपकी रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगी, पहले खत्म हो जाएगी, 16 ग्राम कम है तो 16 ग्राम कम पहले खत्म होगी। ऑक्सीजन आपकी 4 ग्राम है, उसमें तो अभी भी 2 ग्राम बच रहा है रिएक्शन होने के बाद इस केस में। तो ये 16 ग्राम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन ही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, इसी की वजह से रिएक्शन आगे नहीं जा रही है और 36 ग्राम प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा है। तो इतना लिमिटिंग रिएजेंट में आपको समझ आ गया होगा। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग पूछ लेंगे। ये न्यूमेरिकल आपने लास्ट सेशन में कर लिया था, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम मीथेन का अगर कंबशन होगा तो कितना आपका वाटर प्रोड्यूस होगा वो आपने निकाला था। वहीं अगर इस केस में भी आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ग्राम अगर वाटर यूज हो रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो कितने ग्राम आपका पानी बनेगा। तो अगर पूछा जाता है कि 4 ग्राम पानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, कितना ऑक्सीजन बना रही, कितना वाटर बना रही है, तो 36 ग्राम बना रही है। अगर आप कह रहे हैं कि 36 ग्राम वाटर बन रहा है तो उस केस में कितना हाइड्रोजन आपका कंज्यूम हुआ होगा, तो 4 ग्राम हुआ होगा। दूसरा, अगर यहाँ से आपको बताया गया है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से आपका 36 ग्राम क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो ऑक्सीजन कितनी लगी होगी, तो 32 ग्राम लगी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रिएक्शन इन सोल्यूशन या विलियंस में अभिक्रिया। जो आपके विलियन होते हैं उनमें अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती है। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन इन द लेबोरेटरीज आर कैरिड आउट इन सोल्यूशन। ज्यादातर जो आपकी प्रयोगशालाओं में, लैब्स में जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो किस में होते हैं, आपके सॉल्यूशंस में किए जाते हैं या विलियंस के साथ किए जाते हैं। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज हाउ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो आपका प्रेजेंट है उसकी अमाउंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप, उस अमाउंट को बताने के लिए आपको अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो चीज आपकी उस सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसकी मात्रा को बताने के लिए, उसकी सांद्रता को बताने के लिए, उस पदार्थ की, उस सब्सटेंस की, तो उसके लिए आप अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं जो कि इस प्रकार से बताई गई हैं। सबसे पहला है आपका मास परसेंट और वेट परसेंट या परसेंटेज बाय मास जिसे आप कहते हैं। ओके, दूसरी टर्म है आपकी मोल फ्रैक्शन, तीसरी है मोलैरिटी, चौथी है मोलैलिटी। ओके, तो इन चारों टर्म को आप यहाँ पर देखेंगे। इनके अलावा भी आपकी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, नॉर्मेलिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, परसेंटेज बाय मास ये है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट आपका आता है, वो भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो आगे की क्लासेस होंगी उनमें। फिलहाल आपके पास 4 टर्म है, एक है मास परसेंट, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा आपका मोलैरिटी है और चौथा है मोलैलिटी। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम फर्स्ट आपके टर्म्स को पढ़ेंगे, मास परसेंट होता क्या है।
तो यानी इन सारी टर्म्स से आपको क्या पता चलेगा, जिस सोल्यूशन का आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे हमने, अगर हम सिंपल सी बोलेंगे कि हमने चीनी को पानी में घोल दिया, हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने पानी डाला, उसमें हमने खूब सारी चीनी, हमने वो मेजर किया ही नहीं कि चीनी डाली कितनी, तो हमें बताना है कि ये सोल्यूशन में चीनी कितनी है, पानी कितनी है, तो वो सब हम इन टर्म से समझेंगे, किस तरह से वो आपस में घुल रहे हैं वो हम बताएंगे। ओके, पहली टर्म है आपकी मास परसेंट या परसेंटेज बाय मास जिसको आप कहते हैं। और हिंदी में जिसे कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, द्रव्यमान का प्रतिशत आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, डिवाइड द मास ऑफ द एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड बाय द कंपाउंड्स मोलर मास एंड मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट बाय 100। क्या किया जाएगा, जिसका आपने मास बाय परसेंट करना है, उसमें जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं उस एलिमेंट का जितना मास यूज हुआ है, ओके, उसका 1 मोल का जो मास होगा, और आपका जो कंपाउंड का मोलर मास होगा टोटल, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका क्या दे देगा, मास परसेंट दे देगा। इसमें आपका न्यूमेरिकल है 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 5 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन। आपका 6 ग्राम यूरिया है, वो किसमें डिजोल्व हो रही है, 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व हो रही है। तो आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ यूरिया इन सोल्यूशन, पूरे विलियन में यूरिया का कितना ग्राम क्या हुआ है, मास जो है आपका परसेंटेज उसका निकालना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। जल्दी से मास परसेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर ये न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पहले आपके पास क्या है, कोई तो सोल्यूशन है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसमें आप इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट आपके पास ए है, विलायक जो घोलेगा, और दूसरा सल्यूट जो कि क्या है, बी है। तो ये ए सॉल्वेंट था, इसमें हमने डाल दिया बी सॉल्यूट, बी सॉल्यूट ऐड किया गया इसमें, ओके। कुछ ए की मात्रा होगी, कुछ बी की मात्रा होगी। हम कहते हैं कि ए की मात्रा है आपकी एम ए, मास ए का कितना है, एम ए है, और बी का मास है आपका एम। द्रव्यमान प्रतिशत आपका क्या कहता है कि जो आपका विलेय है यानी सल्यूट है, उसकी मात्रा आप बता रहे हैं। तो सल्यूट की मात्रा इस पूरे सोल्यूशन में कितनी है वो हम देख रहे हैं। तो सल्यूट की मात्रा, इसको निकालने के लिए द्रव्यमान प्रतिशत हम निकालेंगे, मास का प्रतिशत यानी इसका प्रतिशत वहां पर यूज कितना हुआ है। प्रतिशत आप लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी 100 से किसी भी चीज को, जैसे क्या करते हैं, आपके पास कोई चीज है जिसका टोटल नंबर होगा, उस टोटल नंबर में से किसी फ्रैक्शन का आप क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो उस पार्ट को टोटल से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपको परसेंटेज पता चल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पता है कि आपको अगर सॉल्यूट का निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ मास निकालना है आपको, मास परसेंट इज इक्वल टू किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। तो उसको ऊपर लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट इस सॉल्यूट के मास को, अब टोटल क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हो जाता है आपका, सॉल्यूशन। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के द्रव्यमान से अगर डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज बाय मास मिल जाएगा। ओके, इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्या पता है, मास ऑफ सॉल्यूट आपका MB है, दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट MB प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट MA।
तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ मास हो जाएगा। ओके यानी जो आपका विलेय का द्रव्यमान है उसको आप विलेय धन विलाय के द्रव्यमान से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मास पता चल जाएगा, फिर उसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी फॉर्मूले को आप दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन mass of solution into 100। ओके यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही तो सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करने की जगह क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओके तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल करना। ओके न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका, 6 ग्राम यूरिया डिसॉल्व हो रही है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी जो सोल्यूट का मास है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपका 6 ग्राम है यूरिया का, और सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या है आपका 500 ग्राम है। ओके अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 500 प्लस 6 तो 506 ग्राम हो जाएगा। अभी परसेंटेज बाय मास की बात करिए, परसेंटेज बाय मास आपका क्या कहता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 6 ग्राम, इसको डिवाइडेड कर लेंगे सॉल्यूशन के मास से, जो कि कितना निकाला आपने 506 ग्राम, डिवाइडेड बाय 506 इनटू क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, यही आपको क्या देगा, परसेंटेज बाय मास देगा इस क्वेश्चन के। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो मास परसेंट आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी की तरह हम आगे की अपनी 3 टर्म्स को पढ़ेंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग वो पूछ लेंगे। ओके आज के सेशन में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को दोबारा समझा, लिमिटिंग रिएजेंट को आपका एग्जांपल लेके देखा, साथ ही अपना क्या देखा, रिएक्शन इन सॉल्यूशंस में देखे कि आपके 4 तरह के आपके क्या आएंगे, एक्सप्रेस करने के लिए टर्म्स आएंगे, जिसमें सबसे पहले किसको समझा, परसेंटेज बाय मास या मास परसेंट और द्रव्यमान प्रतिशत को समझा है। होपफुली आपका अभी तक सारा आपको समझ में आया होगा। आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।